चलिए, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में और आज की इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो लाइव सेशन जिसे आप बोल सकते हैं, ये क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप ये कह सकते हैं बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक हिंदी की बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, उनके लिए ये एक ब्रह्मास्त्र वीडियो साबित होने वाली है। जैसे पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए लाए थे, ठीक है, वैसे हिंदी के लिए, और साथ ही जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है उनके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे? तो आपकी जो अंतरा किताब है, ठीक है, जिसमें आपका काव्य खंड होता है, गद्य खंड होता है। गद्य खंड का मतलब क्या हो गया? जिसमें आपके चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल आपके 8 चैप्टर हैं। कौन कौन से? प्रेमचंद का ईदगाह है, अमरकांत जी का दोपहर का भोजन है, हरिशंकर प्रसाद जी का टॉर्च बेचने वाले हैं, रांगे राघव का गूंगे है। ठीक है, और सुधा अरोड़ा जी का ज्योतिबा फुले, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है खाना बदोश, पांडे बेचन शर्मा उग्र का है उसकी माँ, और भारतेंदु हरिश्चंद्र का है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में ये टोटल 8 चैप्टर हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन टोटल 8 के 8 चैप्टर से हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, किसको डिस्कस करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और जैसा कि आप सभी के लिए हम मेहनत करके चुन चुन के उन्हीं क्वेश्चन को आपके लिए लेके आते हैं जिनकी बहुत ज्यादा संभावना होती है बच्चों कि इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो, खास करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है और पेपर में हम जो भी आपको क्वेश्चन करवाते हैं वो कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होते कि हमने आपको कहीं से भी उठाए और करवा दिए। इन क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के लिए हम पहले तो 10 साल के पेपर्स देखते हैं, ठीक है, फिर आपका सिलेबस देखते हैं और उसमें से हमें जो लगता है ना कि इंपॉर्टेंट है हम उनको लाते हैं। और जब ज्यादा क्वेश्चन होते हैं तो हम फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो कि यूं कह लीजिए कि 2 से 3 साल में हर एक बार रिपीट होते रहते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अराउंड आपके इस बुक से हम 20 प्लस क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेशन आपका 50 मिनट से लेके 1 आवर तक का बनेगा, इसीलिए एंड तक जरूर देखें। ठीक है, फटाफट से सारे बच्चे इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, सारे बच्चे इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए, आपका एक लाइक ना इस वीडियो को सैकड़ों बच्चों तक पहुंचा सकता है, तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ठीक है, काव्यखंड के लिए आपकी एक दूसरी सेशन लेंगे, काव्यखंड के लिए दूसरा आपका एक लाइव ले लेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ गद्य खंड की बात करेंगे। ओके, गद्य खंड कहाँ चला गया? ये रहा। यस सर जी, वी आर रेडी। हाँ, आज ही होगी। अभी जैसे ये खत्म हो जाएगा ना आपका गद्य वाला, फिर आपके काव्य पे हम आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और आप सभी को आता भी होगा। हामिद की किन्हीं 3 चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिन्होंने उसे ईदगाह कहानी का नायक बना दिया, हीरो बना दिया। ऐसी कौन सी उसकी 4 कैरेक्टर्स हैं? ठीक है, 4 विशेषताएं हैं, 4 या 3 इस हिसाब से आपको बतानी है। देखो, ईदगाह कहानी में हामिद ही एकमात्र ऐसा पात्र है जो कि पाठकों को यानी कि हमें पढ़ने वालों को पसंद आया है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा उसके कुछ गुणों की वजह से। कौन कौन से गुण हैं? सबसे पहला, हामिद जो कि काफी छोटा है, 8 से 10 साल का है, लेकिन फिर भी वो एक तर्कशील बालक है। ठीक है, वह अपने तर्कों से अपने साथियों को पराजित कर देता है, खिलौने के मामले में भी देखा जाए, हर मामले में। ठीक है, हामिद एक समझदार बालक है। वह व्यर्थ की चीजों पे पैसे बर्बाद नहीं करता है और अपने जो इमोशंस हैं उस पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, हामिद जो है वो दादी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, इसीलिए तो अपनी दादी के लिए वो चिमटा लेके आता है, जो कि क्या दर्शाता है? एक दादी का मतलब एक पोते का एक दादी के प्रति कितना प्रेम है, और इतनी छोटी सी उम्र से ही वो यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इसीलिए हामिद को एक कहानी का नायक इसने बना दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दोपहर का भोजन जो शीर्षक है इसकी सार्थकता क्या है, ये आपको बतानी है। ठीक है, दोपहर का भोजन शीर्षक की सार्थकता। वेट अ मिनट बच्चों, हाँ आपका लाइव एंड हो गया आई थिंक यहाँ पे। नहीं नहीं, अभी ऑन है। ठीक है, ओके। तो देखिए, दोपहर का भोजन शीर्षक इसकी सार्थकता आपको बतानी है, तो लिखेंगे दोपहर का भोजन जो है ना, ये आपका जो चैप्टर है इसमें एक मध्यम परिवार यानी कि जो गरीब परिवार है मध्यवर्गीय, उसकी कहानी है। और स्थिति इसकी इतनी ज़्यादा खराब है, चौधरी जी के मुंशी जी जो है ना, मुंशी चौधरी जी, उनकी जब क्या नाम है बिजली विभाग से वो क्या बोलते हैं वो बेदखली हो जाती है या फिर मतलब उनकी नौकरी छूट जाती है, उसके बाद में इस परिवार की जो स्थिति खराब होती है, खाने तक को अच्छे से नहीं मिलता है, सभी को पता है एक दूसरे के बारे में। ठीक है,
तो वही सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। मध्यम वर्गीय परिवार की एक गरीबी का मार्मिक चित्रण है। इस परिवार की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि खाने के लिए पूरा भोजन तक नहीं लेते हैं सारे के सारे जो परिवार के सदस्य हैं। इस कहानी का पूरा जो घटनाक्रम है, जो पूरी की पूरी सिचुएशंस हैं, वो घूमती हैं दोपहर के भोजन के समय। इसीलिए इसको दोपहर का भोजन नाम दिया गया है। ठीक है। और घर का मुखिया जो कि बेरोजगार हो गया है, अब इसके बाद में कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और दोपहर के समय घर के सभी सदस्य एक के बाद एक खाना खाने के लिए आते हैं। तो उस समय परिवार की जो स्थिति है वो यहाँ पे बताई गई है ना? बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि हाँ, कहानी का जो शीर्षक है दोपहर का भोजन, ये ठीक है हमारे हिसाब से, है ना? आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? तो यस बोलते चलेंगे। ठीक है? यस सर जी, आ गया समझ में। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। गूंगा जो है, गूंगा ये ना तो दया चाहता है ना ही तो सहानुभूति चाहता है। गूंगा चाहता है तो अधिकार। ऐसा कैसे आप कह सकते हो? ठीक है। तो देखिए गूंगा ना तो ना तो दया चाहता है ना तो सहानुभूति चाहता है। उसने ऐसे कई सारे संकेत दिए जिससे हमें ये पता चलता है कि गूंगा जो है ना वो क्या चाहता है? अधिकार चाहता है। कैसे? गूंगा कहता है कि अधिकार अपनत्व से उपजता है, यानी कि अपनेपन की भावना से उपजता है। एक टाइम को चमेली ने उसे दया करके अपने पास तो रख लिया था, ठीक है? और गूंगा इसको समझ बैठा कि अपनापन है, लेकिन जब उसके बसंता ने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और उसकी माँ ने, चमेली ने उसको निकाल दिया, तब उसको समझ में आया कि काश मेरे पास अधिकार होते ना, तो ये मुझे घर से नहीं निकालते, ठीक है? इसीलिए चमेली के पक्षपातपूर्ण व्यवहार, तिरस्कार, इसकी वजह से वो ये कहता है कि मुझे भी अधिकार चाहिए, क्योंकि अधिकार ही ना मुझे मेरे जीवन को सार्थक बना सकता है। इसीलिए, ठीक है? उसे प्रेम, मान-सम्मान, समानता ये सारी चीज़ दिला सकता है जो कि है अधिकार, इसीलिए, ठीक है? आ गया समझ में क्वेश्चन में थर्ड आपको? समझ में आता जाए तो सारे बच्चे बोलते चलेंगे यस सर जी समझ में आता जा रहा है, ठीक है? हर एक क्वेश्चन के बाद में मैं आपसे पूछूंगा। अगला क्वेश्चन। दोपहर का भोजन कहानी में उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे गरीबी की विवशता झांक रही हो। यानी कि आपको दोपहर भोजन कहानी के उन 3 से 4 सेंटेंस को बताना है, 4 सिचुएशन को बताना है कि जिससे पता चले कि हाँ भाई, ये जो भोजन का समय है वो गरीबी को दर्शाता है, ये जो चैप्टर है। तो कैसे लिखेंगे? कहानी में वही चीज़ें आ जाएंगी कि कहानी में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जो है इसके गरीबी का मार्मिक चित्रण है। अब इसमें गर्मियों के दोपहर में खाना बनाते समय सिद्धेश्वरी भूख से बेहाल है, परंतु घर में इतना भी अनाज नहीं है कि वो अपने लिए अलग से 2 चपातियाँ बना सके, ठीक है? वह पानी पीकर ही गुज़ारा करती है। एक एग्ज़ाम्पल और कि टूटी खाट पर उसका लेटा हुआ बेटा, 6 वर्षीय छोटा बेटा प्रमोद, कुपोषण से ग्रसित है। उसकी टाँगों और बाहों की हड्डियाँ निकल आई हैं और पेट हांडी की तरह फूल गया है, ठीक है? और खाना खाने जब क्या नाम बाकी के घर के सदस्य जो हैं, वो 1-2 रोटी हमेशा कम ही खाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर हमने 1-2 रोटी ज़्यादा ले ली तो दूसरा व्यक्ति भूखा रह जाएगा। तो ये सारे 3-4 घटनाक्रम हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि हाँ, ये कहानी वाक़ई में एक गरीबी वाली कहानी है, ठीक है? आ गया समझ? अगला क्वेश्चन 4। टॉर्च बेचने वाले पार्ट में 5 है। टॉर्च बेचने वाले पार्ट में 5 साल के बाद दोनों दोस्तों की जो मुलाकात है, वो किन परिस्थितियों में और कहाँ होती है? ठीक है? तो आपने वो थ्री इडियट मूवी नहीं देखी है? उसी में वो तीनों दोस्त कहते हैं 3 साल बाद यहीं पे मिल, 5 साल बाद यहीं पे मिल और देखते हैं कि कौन कितना अमीर बनता है। ठीक है? तो वही चीज़ है। एक दोस्त ने कहा, "चल, मैं देखता हूँ कि 5 साल के बाद तू कितना अमीर बनता है और मैं कितना अमीर बनता हूँ।" बेट लगाई और 5 साल बाद दोनों मिले, तो हुआ क्या? हुआ ये कि 5 साल बाद एक दोस्त देखता है कि मंच पर एक साधु भाषण दे रहे हैं। उसने कहा था कि यहाँ पे मिलना है, तो वहीं पे वो जाता है। वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे तो एक मंच है और मंच पे एक साधु भाषण दे रहे हैं और बाकी के सारे के सारे लोग उसके भाषण को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। वो साधु कहता है, लोगों को पहले तो अंधकार का डर दिखाता है और डर दिखा के ज्ञान के प्रकाश को लाने के लिए कहता है। अब उस साधु की बात सुनकर पहला मित्र हँस पड़ा, क्योंकि वो तो सूरज साहब जो टॉर्च है उसको बेचता था, है ना? लेकिन जब वो उसके निकट गया, तब उसको पता चला, अरे! ये तो वही उसका पुराना मित्र है जिसने कहा था 5 साल बाद यहाँ पे मिलेगा, है ना? अब एक-दूसरे को अचानक पर मंच पर मिलते हैं, ठीक है? जिसमें एक साधु बना होता है, तो दूसरा सूरज छाप जो कंपनी होती है उसकी टॉर्च बेच रहा होता है। तो इन परिस्थितियों में दोनों दोस्तों की मुलाकात होती है, ठीक है? आ गया बढ़िया तरीके समझ में? अगर आ गया तो सारे बच्चे बोलेंगे यस सर। ओके, देखिए अगर ब्लर हो रहा है तो आप अपनी जो क्वालिटी है उसको बढ़ा लीजिए, ठीक है? क्योंकि मेरे यहाँ पे क्वालिटी 1080 प्लस
60 FPS पे चल रही है। यस सर, ये समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6, और ये प्रश्न जो है ना, इसमें 2 क्वेश्चन है। एक पहला तो ये है कि ज्योतिबा फुले का जो नाम है वो समाज सुधारकों की सूची में क्यों नहीं लिखा गया है, हम क्यों नहीं देखते इनके नाम को। और दूसरा क्वेश्चन ये कि ज्योतिबा फुले ने शिक्षा की जो नीति चलाई थी, ठीक है, वो क्या थी, इसके बारे में। ठीक है, तो आइए दोनों क्वेश्चन को एक एक करके समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो कि नाम क्यों नहीं लिखा गया, तो उसके मेनली 2 कारण थे। सबसे पहला तो कारण कि जो समाज सुधारकों की सूची बना रहे थे वो शायद से उच्च वर्ग के निर्माता होंगे, अर्थात उन वो जो सूची बना रहे होंगे वो होंगे उच्च वर्ग के, यानी कि बड़े अमीर, खास करके ब्राह्मण या फिर संभ्रांत बड़े वर्ग के। ठीक है, अगर वो इनका नाम इसमें लिखते, ठीक है, तो इनके बारे में इनके जो विचार थे वो लोगों तक पहुंचते, तो लोग जो है फिर ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करते, वो खत्म होती। तो अपने आधिपत्य को बचाए रखने के लिए अपना जो है शोषण करना, उन लोगों का जो उनके नीचे हैं उनका शोषण करना, वो चालू नहीं रख पाते। तो इन सभी बातों की वजह से नहीं लिखा। ठीक है, तो इस सूची को बनाने वाले समाज के उच्च वर्ग के लोग थे, संभ्रांत वर्ग के, ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले लोग थे। ठीक है, जो कि उनके अधिकारों के समर्थक थे और वे स्वयं समाज को इसी वर्ग से संबंधित थे। इसीलिए ज्योतिबा फुले के क्रांतिकारी विचार, ज्योतिबा फुले के क्रांतिकारी विचार ये थे कि जो जनता है उस तक सभी मानवतावादी विचार पहुंचे। ठीक है, और एक हर एक व्यक्ति को ना अपने अधिकार, शिक्षा और जो भी चीज़ है वो मिलनी चाहिए। ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है वो उसका कोई मतलब नहीं है ना? तो यही चीज़ थी इनके क्रांतिकारी विचार, और अगर ये पहुंच जाते उन तक, ठीक है, अगर वो पढ़ लेते, तो क्या फिर इनका वर्चस्व रह पाता? नहीं रह पाता। इसीलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि ज्योतिबा फुले की शिक्षा नीति को आपको यहाँ पे बताना था, है ना? देखो, वो ये कहती हैं कि शिक्षा पर ना किसी एक का अधिकार नहीं है, किसी एक वर्ग का, खास करके ब्राह्मण, किसी का अधिकार नहीं है। शिक्षा पर सभी का अधिकार है, किसी एक का नहीं, सभी का अधिकार है। चाहे दलित वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, शोषित वर्ग हो, अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो, सभी का अधिकार है। साथ ही वे स्वतंत्र हैं, उन्हें समानता पाने का अधिकार है, शिक्षा पाकर अपने अधिकार को प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, समाज में जो ब्राह्मणवादी सोच है, उच्च वर्ग, ठीक है ना, इसको खत्म करने की ये बात कहती है इस शिक्षा नीति के द्वारा। ठीक है, बस यही चीज है, इसीलिए इनका नाम जो है इसमें नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ओके, आ गया समझ में? तो सारे बच्चे बोलेंगे यस सर। समझ में आ गया है तो सारे बच्चे फटाफट से बोलेंगे यस सर, फिर आगे बढ़ेंगे। जी सर, जी आ गया समझ, चलिए बहुत बढ़िया। नदीम हुसैन और एक बच्चा कह रहे हैं नहीं आया सर जी समझ में। देखो, सिंपल सी बात है, जब हम ये बात करते हैं कि समाज सुधारक की जो सूची है उनमें ज्योतिबा फुले का नाम क्यों नहीं है, तो इसलिए नहीं है क्योंकि जो सूची बना रहे थे वो होंगे शायद बड़े वर्ग के लोग, ठीक है, वो होंगे शायद ब्राह्मणवादी लोग, वो होंगे संभ्रांत वर्ग के लोग, और वो नहीं चाहते थे कि ज्योतिबा फुले के जो क्रांतिकारी विचार है, जैसे शिक्षा, ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, और ब्राह्मणवादी का जो विरोध वगैरह है, ये आम जनता तक पहुंचे। अगर पहुंच जाएगा तो इनका जो आधिपत्य है, ये जो शोषण कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए नहीं देखना चाहते थे नाम, बस इसीलिए मैं नहीं मिलता इनका नाम, बस हो गया। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, ये एक और एक मिलकर 11 कैसे हो गए? यानी कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले एक और एक मिलकर 11 कैसे हो गए? आपने वो मुहावरा सुना है ना कि एक और एक मिलकर 11 होना, है ना? तो वही चीज यहाँ पे है, तो लिखेंगे। देखो, ज्योतिबा फुले और सावित्री ने आपस में मिलकर पूरा सहयोग करके स्त्री शिक्षा के मिशन को पूरा किया। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने जो एक मिशन चलाया स्त्री शिक्षा का, उसमें उसकी पत्नी ने पूरा पूरा साथ दिया। इन दोनों ने मिलकर किसानों को, अछूत वर्ग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, ठीक है, इन सभी से आग्रह किया कि हे किसानों, हे अछूत वर्ग के लोगों, अगर तुम्हें इस ब्राह्मणवादी इसे सोच से मुक्ति पानी है, इस समाज से, तो तुम अपने घर की लड़कियों को पाठशाला भेजो, स्कूल भेजो। उसमें स्कूल नहीं बोलते थे, पाठशाला भेज बोलते थे। ठीक है, और साथ ही उन्हें हम कई प्रकार की जो कौशल हैं वो भी सिखाएंगे, शिक्षा भी सिखाएंगे, तो ये जागरूक होंगी। ठीक है, तो शिक्षा फिर बाकी लोग भेजने भी लगे इन्हें। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इनके संयुक्त प्रयास से एक और एक मिलकर ये 11 बन गए थे। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताई गई, बस सिंपल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना, चलिए इस क्वेश्चन को आगे देख लेंगे। एक सेकंड, हाँ, खाना बदोश है ना, वो तो मैं दोपहर का भोजन पे पहुंच गया था। खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना, यानी कि मूल संवेदना कह लीजिए, मूल भाव कह लीजिए, या फिर मूल प्रतिपाद्य कह लीजिए, तीनों वर्ड
संवेदना, मूल भाव और प्रतिवाद, तीनों एक ही चीजें होती हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो इसकी जो मूल संवेदना क्या है, यह है मजदूर वर्ग का शोषण। अब इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आपने कहानी में पढ़ा होगा कि इस कहानी में सुकिया और मानो, ठीक है, सुकिया और मानो ये मजदूर वर्ग का प्रतिनिधि करते हैं और सूबे सिंह वगैरह हो गए ये पूंजीपति को दर्शाते हैं, ठीक है। तो सुकिया और मानो किसी तरीके से मजदूरी करके अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, ठीक है, और उनका एक सपना है कि वो भी अपने लिए घर बनाएंगे अपना, ठीक है, पक्का, और इसके लिए वो दिन रात मेहनत भी करते हैं। लेकिन सूबे सिंह जैसे बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो यही चाहते हैं कि ये जो हमारा मजदूर है ना, ये पूरी तरीके से जीवन भर हम पर ही आश्रित रहे, ठीक है। तो उसी के शोषणकर्ता को यहाँ पे दिखाया गया है, यही चीज़ है यहाँ पे। इस कहानी में, खानाबदोश कहानी में जमीन से उखड़े हुए लोगों की व्यथा को बताया गया है, जो रोजी रोटी कमाने की इच्छा में शोषण चक्र में जानबूझकर फंस ही जाते हैं। आजकल के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग यूपी से या फिर हरियाणा से या फिर और भी जगह से आते हैं दिल्ली, और खास करके बिहार से दिल्ली आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हें पता है कि रोजगार तो मिल जाएगा, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि वो इस रोजगार के चक्कर में अपने सपनों को दबा के चले जाते हैं, क्योंकि वहां से आए 8 से 10 हज़ार की नौकरी मिल गई, बस उसी में लगे रहे, पूरी जिंदगी उसी में निकल जाती है। कौशल होगी, स्किल्स होगी, इसका क्या हुआ, ठीक है। अगर नहीं आता तो बात अलग है, लेकिन जिसे आता है उसे ना मिले तब की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है, ओके। और ये तो वो भट्टा मिल की वगैरह वगैरह की बात है। आ गया समझ में बच्चों बढ़िया तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी? यस सर जी, एमसीक्यू करवा देंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। देखिए आज पता है क्या हो रहा है, आज ना जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वैसे सुबह एक पेपर चला गया था, अभी आपकी इसकी जो वीडियो है ना वो बनी हुई है, चैनल पे अपलोड भी है, लेकिन मिल ही नहीं रही है। वीडियो अपलोड कर दिया मैंने आपके गद्यांश की भी, काव्यांश की भी, गद्यांश कह रहे हो हाँ, ये इस गद्य वाले चैप्टर की भी वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, लेकिन वो मिल ही नहीं रही है। अपलोड कर दी हमने, अभी पड़ी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो काव्य हैं उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन वो चैनल पे अपलोड हो रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, चाहे पब्लिक कर दें चाहे अनलिस्टेड कर दें, हो ही नहीं रहा उसमें। इसीलिए मजबूरी बस हमें यहाँ पे लाइव आना पड़ा, क्योंकि टाइम कम है और बहुत कुछ हमें पढ़ना है, इसीलिए। तो वो 2 से 4 घंटे जो वीडियो बनाए थे, 1.5 घंटे की 2 वीडियो थी, तो उनको साइड करते यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, ठीक है। वेल काफ़ी ज़्यादा हो गया है, चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो, चल ये लोग हमारा घर न बनने देंगे, हमारा जो घर है ये बनने नहीं देंगे। सुकिया के इस कथन के आधार पे खाना बदोश खान की मूल संवेदना, तो जो आपने ऊपर पढ़ा उसका आधा पार्ट इसमें और सुकिया मानो को ऐड कर दो। जैसे खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना क्या है कि खाना बदोश कहानी में सुकिया तथा मानव जैसे लोगों की शोषण भरी जिंदगी इसका पता चलता है। सुकिया तथा मानव मजदूर वर्ग का, सूबे सिंह पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। सुकिया और मानव का एक सपना है कि वो भी एक अपना घर बनाए, ठीक है, मेरा एक सपना है कि मैं भी अपना घर बनाऊं, है ना। परंतु सूबे सिंह को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पूंजीपति वर्ग जो है वो हमेशा यही चाहता है कि ये मजदूर हमेशा हम पर ही आश्रित रहे, है ना। यही चीज है, वो उनको कई प्रकार से तंग भी करता है। इसीलिए खाना बदोश कहानी में सुकिया अपनी दशा तो सुधारना चाहता है, लेकिन ये लोग जो सूबे सिंह वगैरह हैं इसको सुधारने नहीं देते हैं, यातनाएं देते हैं बेसिकली, सपने को तोड़ देते हैं, ऐसा कुछ कुछ। बस यही कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। आ गया समझ में? तो फटाफट से सारे बच्चे बोलेंगे यस सर जी, यस सर जी, समझ में आ गया, यस सर, चलिए वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, उसकी माँ पाठ में जानकी ना तो शासन तंत्र के समर्थन में है, ध्यान से पढ़ना। देखो उसकी माँ का जो पाठ है इसमें जानकी ना तो शासन तंत्र के समर्थन में है ना ही तो उसके विरोध में है, किंतु लेखक ने उसे केंद्र में नहीं रखा बल्कि कहानी का शीर्षक बना दिया। क्यों? अर्थात ये जो आपकी कहानी है उसकी माँ, इसमें जो लाला की माँ है, ठीक है, मतलब उस क्रांतिकारी व्यक्ति की जो माँ है, वो ना तो शासन तंत्र का समर्थन करती है ना तो विरोध करती है, फिर भी उससे इस कहानी का शीर्षक क्यों रखा गया? तो आइए अब समझते हैं। देखिए जानकी जो है वो ना तो शासन का समर्थन ना ही तो विरोध समझने में असमर्थ है, यानी कि ना तो वो शासन को समझ सकती है उसके समर्थन या विरोध वो समझती है, इसको ज्यादा ज्ञान नहीं है इस चीज का, ठीक है। वह एक ममतामयी माँ है, यानी कि वो अपने बेटे से बहुत प्रेम करती है, ममतामयी माँ है, ठीक है, जिसका हृदय अपने पुत्र लाल के प्रति ममत्व से भरा है, यानी कि बहुत सारी ममता बहुत सारे प्यार से भरा हुआ है। जब लाल का चाचा जानकी को लाल के सरकार के प्रति विरोधी व्यवहार के बारे में बताता है, तब जानकी उसे डांटती है, किंतु जब वह गिरफ्तार हो जाता है तो वह शासन को कोसती है कि उसके बेटे को फंसाया गया है। अर्थात
जो जानकी है उसको नहीं पता होता शासन के बारे में, समर्थन या विरोध कुछ भी नहीं पता, वो बस अपने बेटे से प्रेम करती है। लेकिन एक दिन वो जो लाल का चाचा है ना, वो आता है, कहता है कि जानकी तेरा बेटा तो जो है सरकार का विरोध करता है, ठीक है। तो जानकी बोला अच्छा चलो आने दो आज उसको घर पे। आया तो बोला, उसकी माँ ने बोला कि ऐसा मत कर, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो जब गिरफ्तार कर लिया गया तब वो कोसती है शासन को, यही कहा गया है। तो लेखक ने जानकी के मातृत्व को महिमा मंडित करते हुए इसे मुख्य पात्र बना दिया, क्योंकि संपूर्ण घटना चक्र में वही सर्वाधिक प्रभावित करती है। अतः संपूर्ण कथा में चक्र ममतामयी माँ का चरित्र सभी पात्रों और घटनाओं की तुलना में सशक्त यानी कि मजबूती से उकेरा गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या कहा गया है कि भारतेंदु के समय हिंदुस्तान की दशा कैसी थी, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय हिंदुस्तान की दशा कैसी रही थी, तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं, काफी बच्चों को डिफिकल्टी होती है इसे समझने में, ठीक है। देखो, भारतेंदु के समय हिंदुस्तान की स्थिति लिखा हुआ है। भारतेंदु जी के समय भारत की जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति थी, ये पिछड़ी हुई थी, क्योंकि ये आज़ादी के पहले की बात हो रही है, ठीक है। देश पर अंग्रेजों का शासन था। वह हमारा सारा कच्चा माल सस्ते दामों पर भारत के किसानों से, भारत के लोगों से खरीदते थे और अपने देश भेजते थे, और फिर वहां से मैन्युफैक्चर करके मनमानी कीमत पर भारत में ही बेचते थे। जैसे रेशम है, ठीक है, तो रेशम को भारत से खरीदा खरीदा या फिर वो नील के रूप में 15% 25% के रूप में ले लेते थे, ठीक है, उसको भेजते थे ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से उसके कपड़े बना के, तरह तरह की चीजें बना के भारत में ही दुगनी तिगनी चौगनी कीमत पर बेचते थे, वो बताया गया है। अब इससे क्या हुआ कि हमारे खुद के जो उद्योग धंधे थे, जैसे चरखा वाले धंधे हो गए, है ना, कपड़े के मामले में, तो वो क्या हो गए, खराब होते चले गए। खेती बिगड़ गई, क्योंकि खेती में नील वगैरह हो गया, कपास ये ज्यादा होने लगा, अनाज हो गया, ये कम हो गया था। आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी थी, ठीक है। इन सभी का देश की आम जनता पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनका दोहरे स्तर पर शोषण हो रहा था। एक तो शासन खुद कर रहा था, अब इकोनॉमिकल भी होने लगा था उनका, है ना। साथ ही एक तो उच्च वर्गीय भी करने लगे, सामंतवादी सोच भी करने लगे, यही सारी चीजें थी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे अंधविश्वास फैले हुए थे समाज में, जादू टोना, जाति प्रथा, ठीक है, और अनमेल विवाह हो गए, छुआछूत, धर्म के आधार पर भेदभाव, दलित समस्या, बहुत सारी चीजें यहाँ पे फैली हुई थी, ठीक है। तो ये वो स्थिति थी भारत की जो सबसे खराब रही थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय की। आ गया बच्चों समझ में अच्छे तरीके से क्या क्या स्थितियां रही थी? अगर आ गया समझ में तो फटाफट से सारे बच्चे बोलेंगे यस सर जी, फिर आगे बात करेंगे। यस सर जी, क्लियर। ओके, यस सर जी। यूपीएससी एंड नीट मोटिवेशनल, यस सर। अनिल चौधरी, सुरेश से ये कौन है? अनिल चौधरी, नो सर। अरे इतना आसान क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये तो बहुत ही आसान था। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, इस पार्ट में भारतेंदु जी के समय का हिंदुस्तान कैसा था, तो हिंदुस्तान कैसा था आप इमेजिन करो। देखो आप ना मुझे ध्यान से सुनना, एक सेकेंड। हिंदुस्तान कैसा था, तो हिंदुस्तान कुछ इस प्रकार का था कि भारत में उस समय अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज जो थे, इन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पूरी सारी की सारी स्थिति को कमजोर कर रखा था, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, ये भारत से कच्चा माल लेते थे, अपने यहाँ ले गए, वहां से मैन्युफैक्चर किया, उसको भारत में बेचते थे। इससे इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो गई। बात करें समाज की और संस्कृति स्थिति खराब थी, तो इसके बारे में हम ये बोलेंगे कि इन सभी ने क्या किया था, अंग्रेजों ने मिलके जो अंधविश्वास, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था, छुआछूत, ठीक है, और विवाह का अनमिल वगैरह हो गया। अनमिल का मतलब कि शादी जो थी वो एज की कम या ज़्यादा, वो वाला डिफरेंस जो था, उसकी बात यहाँ पे हुई थी। बस इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारे भारत की स्थिति ऐसी रही थी भारतेंदु जी के समय पे। बस हो गया आंसर कंप्लीट। इतना सिंपल था आंसर, है ना। चलिए अब आ गया समझ में? अगर आ गया समझ से तो फोटो बोलो फटाफट से। ओके सर, थैंक यू सो मच। चलिए बढ़िया। देखिए लाइव सेशन इसीलिए मैंने अटेंड किया था क्योंकि किसी बच्चे का डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला देखो बच्चों, ईदगाह कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। क्या इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक भी हो सकता था? आइए ध्यान से समझते हैं, क्या बताना है। जो पाठ है उसका नाम नाम क्यों पड़ा, क्या हो सकता था दूसरा नाम या नहीं, ये बताओ। तो आ जाइए देख लेते हैं।
चलिए मैं देखूँ एक बार, अपना स्क्रीन छोटा करना पड़ेगा। देखो, ईदगाह कहानी जो है ना, इसका शीर्षक मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि इस कहानी की जो प्रमुख घटनाएं हैं, सारा का सारा जो घटनाक्रम है, वो किसकी ओर इशारा करता है, कहाँ पे घटता है? ईदगाह स्थल के आसपास ही घटता है। ठीक है, ईदगाह जो है वो कहानी का सेंटर प्लेस है। कौन सा है सेंटर प्लेस? केंद्र स्थल है। ठीक है, कहानी के प्रारंभ में सभी लोग ईदगाह जाने की ही तैयारियां करते हैं और अंत भी ईदगाह से आने के बाद ही होता है। ठीक है, ईदगाह पे नमाज पढ़ी जाती है। वहीं एकता और भ्रातृत्व का दृश्य दिखाई देता है। एकता भ्रातृत्व यानी कि बहुत सारे लोग एक ही साथ मिलकर जब नमाज पढ़ते हैं, सर को झुकाते हैं, तो वो जो है ना, भाईचारे को, एकता को दर्शाता है। ठीक है, और ईदगाह पर ही मेला लगता है जहां ईद की चहल पहल है। इसीलिए मेरे हिसाब से ठीक है। अगर मुझसे आप कहोगे कि इसके कोई शीर्षक और हो सकते हैं, तो मैं दो शीर्षक बेसिकली बताना चाहूँगा। एक तो ये कि हामिद के चिमटे की उपयोगिता या फिर हामिद का चिमटा, और दूसरा ये ईद का उपहार जो कि दिया था, है ना? तो ये चीज़ें मैं बताना चाहूँगा अपने हिसाब से। तो अब आपको समझ में आ गया बच्चों अच्छे तरीके से क्या आंसर लिखना है आपको? समझ में आ गया तो फटाफट से कमेंट लाइव सेशन में बोलें, फटाफट से यस सर जी समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर जी क्लियर। यस सर। अभी देखिए बच्चे यहाँ पे कम है, 50 प्लस हैं, क्योंकि अभी पता है जो इवनिंग के बच्चे हैं वो एग्जाम देने के लिए गए हैं। ठीक है, तो अगली जो क्लास होगी वो 6 बजे के आसपास होगी, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन हो। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, दोपहर का भोजन पाठ में भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी एवं मुंशी जी के बीच होने वाली असंबद्ध बातों को समझाइए। असंबद्ध बातें यानी कि दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, उनकी बातों का कोई मतलब ही नहीं है एक दूसरे से। जैसे कि जब दोपहर के भोजन के समय मुंशी जी खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, तो मुंशी जी कहते हैं कि बारिश का ना होना, या फिर जो क्या नाम है, सिद्धेश्वरी, इन दोनों के आपस में क्या चलता है कि बारिश का ना होना, मक्खियों का होना, फूफा की बीमारी, गंगाशरण बापू की लड़की की शादी होना है। ठीक है, ये बातें हो रही हैं, इन बातों का कोई महत्व तो नहीं है, फिर भी ये सभी बातें पाठ में जुड़ी हुई हैं। कोई महत्व है इस बात का कि बारिश ना होना, आपस में बैठ के बात करना, ठीक है, मक्खियों का ना होना, फूफा की बीमारी, गंगाशरण बाबू की लड़की की शादी, कोई मैटर है इनका आपस में? नहीं है, फिर भी पाठ में दी हुई हैं। ये सभी बातें उनके मन की व्यथा, उनके जीवन के अभाव को दर्शाती हैं। इन बातों को करके शायद वे मूल विषय यानी कि गरीबी और अभाव से बचना चाहते हैं, और ये इससे अपना दुख कम करना चाहते थे। बस ये है असंबद्ध बातें, सिंपल है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय कैसे दिया? गूंगा अधिकार चाहता था, है ना, वो तो बता दिया। अब गूंगे ने ऐसे ऐसा क्यों कहा कि मतलब वो स्वाभिमानी व्यक्ति है? कैसा, किस किस माध्यम से कहा है? तो गूंगे ने अपने सीने पर हाथ रखकर ये संकेत दिया कि उसने आज तक किसी से भी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, मेहनत करके कमा के खाया। ठीक है, गूंगे ने आज तक गूंगा होने के बावजूद भी भीख नहीं मांगी। गूंगे ने अपनी भुजाओं को दिखाया और संकेत किया कि उसने मेहनत करके खाया है, कभी भीख नहीं मांगी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। साथ ही गूंगे ने पेट बजाकर ये बताया कि वह ये सब अपने पेट के लिए करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाँ, गूंगा एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। आगे समझ में बढ़िया तरीके से? आगे तो फटाफट से लाइव सेशन में बोलेंगे यस सर जी। अनिल, देखिए क्लासेस अब आपकी ना हर आधे घंटे में एक एक घंटे की क्लास होगी। हर आधे घंटे या 15 मिनट में एक ही क्लास आपकी रात को 9, साढ़े 10, 11 बजे तक होती रहेगी, क्योंकि वीडियो जो मैंने बनाई थी ना, वो अपलोड तो हो रही हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रही हैं इसीलिए अब मेरे को लाइव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो डबल मेहनत हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम अच्छा जाना चाहिए आपका, मेहनत तो मैं करता ही रहूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। तो पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा कि आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता है। इस प्रकार से ये संबोधन वो दे देगा आपको कोमा डाल के, और बोलेगा आशय स्पष्ट कीजिए, या फिर धंधा वही करूंगा यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूं। इसको भी ऐसे करके बंद करके दे देगा और बोलेगा कि आशय स्पष्ट कीजिए। ऐसे ही तीसरी लाइन है। तो ऐसे करके अगर तीनों लाइन में से कुछ भी आ जाए तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। कैसे? अभी आपको समझाता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है कि आजकल सब जगह अंधेरा छाया हुआ है, रातें बेहद काली हैं, अपना ही हाथ नहीं सोचता। इसका क्या अर्थ है? चलिए, तो इसमें कहा गया है कि टॉर्च बेचने वाला व्यक्ति
लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है, ठीक है, और अपनी टॉर्च बेचता है। अब वो कहता कि अंधकार में ना अपराध होते हैं, ठीक है। व्यक्ति को अंधकार में, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। वो अंधेरे का डर दिखाता है लोगों को और टॉर्च बेचकर लाभ कमाता है। बस यही बताया गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि धंधा वही करूँगा, यानी टॉर्च बेचूँगा, टॉर्च बेचेगा, बस कंपनी बदल रहा है। इसका क्या अर्थ है? तो शरीर बाती है, मन ज्योति है। 1 सेकंड, ये नीचे वाला है आपका, ठीक है? तो ये है, टॉर्च बेचने वाला कहता है कि मैं ना धंधा तो यही करूँगा, यानी कि टॉर्च बेचूँगा, लोगों को ठग कर पैसा कमाऊँगा। बस अब क्या कर रहा हूँ, अब धर्म का धंधा टॉर्च बेचने के समान करूँगा। यानी कि पहले मैं टॉर्च बेचता था, अब सूरज छाप कंपनी की जो पेटी है उसको फेंकूँगा, अब मैं धर्म का धंधा करूँगा, ठीक है? दोनों की कंपनी अलग-अलग है। धर्म के ठेकेदार आस्था को बेचते हैं, इसमें कमाई और सम्मान ज़्यादा है। बस ये चीज़ें होती हैं, सिंपल, ओके? अगला, 1 सेकंड, शायद यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी? क्वेश्चन को शायद मैंने ढंग से पढ़ा नहीं। क्वेश्चन क्या है कि धंधा वही करूँगा, यानी टॉर्च बेचूँगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। इसका कॉन्सेप्ट ये था बच्चों, जब दोनों दोस्त मिले थे ना, तब उन्होंने बोला था कि हम टॉर्च बेचेंगे, ठीक है? तो एक बंदा टॉर्च बेचता है, एक्चुअल में टॉर्च एक व्यक्ति बेचता है, भीतर के अंधेरे वाली टॉर्च, है ना? तो वही बात यहाँ पे थी, मैं मिस्टेक कर गया अभी। टॉर्च बेचने वाला कहता है कि मैं ना धंधा वही करूँगा, दोनों व्यक्ति और कैसे कि लोगों को ठग कर पैसा कमाएगा। तो एक टॉर्च के बेच के कमाता है, एक भीतर के अंधेरे की टॉर्च को बेच के कमाता है ज्ञान के रूप में, है ना? और जो अंधेरे की टॉर्च बेच के कमाता है ज्ञान के रूप में, उसको बहुत ज़्यादा कमाई है उसकी, सम्मान ज़्यादा मिलता है। बस ये चीज़ थी यहाँ पे, ठीक है? अगला, प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, अंतर में बुझी हुई उस ज्योति को जगाओ, ठीक है? तो मंच पे जो भाषण दे रहा होता है ना उसका दूसरा व्यक्ति, दूसरा दोस्त, वो कहता है कि प्रकाश बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, हमें उस ज्योति को जगाना है। तो क्या बोलता है वो? शरीर बाती है, मन ज्योति है, मनुष्य के भीतर आत्म प्रकाश नहीं रहा है। यानी कि शरीर जो है, शरीर के मन की ज्योति अब पूरी तरीके से बुझ चुकी है, ठीक है? इसीलिए हमें ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा अपने अंदर व्याप्त उस अंधकार को खत्म करके ज्योति को जगाना होगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप संतों के सानिध्य को पाएं, जब आप हमारी तरफ से ज्ञान को पाएं, शांति प्राप्त करें, जिसके लिए पैसा देना पड़ेगा। ऐसी चीजें यहाँ पे कही गई थी, है ना? ये चीजें थी। आगे बच्चों समझ में? इफ यस देन यस, ओके। यस सर जी, आ गया। चलिए बहुत अच्छे, यस सर, क्लियर। अगला देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। टॉर्च बेचने वाले पार्ट में लेखक ने टॉर्च बेचने वाली जो कंपनी है, इसका नाम सूरज छापी क्यों रखा था? ऐसा इसलिए रखा था बच्चों, क्योंकि जिस प्रकार से सूर्य जो है वो संसार को प्रकाशित करता है, ठीक है? जब सूर्य आता है तो अंधेरा भाग जाता है, लोग अपने काम पे आते हैं, एक नई आशा की किरण आती है ना? उसी प्रकार से उसने अपने जो टॉर्च है, टॉर्च की कंपनी, उसका नाम सूरज छाप रखा, ताकि वो ले जो खरीदने वाले होंगे ना, उनके मन में एक भावना पैदा कर सके कि इसकी तुलना सूरज से की गई है, तो इसका मतलब ये कि तुम्हारे ज़िंदगी के अंधेरे को ये दूर कर देगा, ठीक है? लोगों के अंदर विश्वास जगा सके, इसके लिए, ठीक है? यह नाम लेखक की बनाई कंपनी और उसकी कहानी को सार्थकता भी देता है, कहानी को भी और उसकी कंपनी को, काम करने को, सभी को, ओके? ये वाला भी समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, ये देखो क्वेश्चन 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? हमने ये देखा कि कहानी का शीर्षक तो गूंगे है ना? लेकिन कहानी में गूंगा तो एक ही पात्र है। तो इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति को इशारा किया है कि कहानी का जो शीर्षक है वो तो गूंगे है, जबकि सारे गूंगे होने चाहिए थे, लेकिन है तो एक ही पात्र गूंगा। तो इसके माध्यम से लेखक ने क्या कहा है? क्या नाम है उनका? लेखक का नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने क्या कहा था? ठीक है, रंगे राघव। देखो, गूंगे कहानी में एक गूंगा जो किशोर है ना, जो लड़का है, उसके माध्यम से एक शोषित पीड़ित मानव की अवस्था का चित्रण किया गया, यानी कि एक ऐसा मानव जिसका समाज में शोषण किया जाता है, उसको दर्शाया गया है। दूसरा, साथ ही गूंगे जैसे ही विकलांगों के प्रति आज के समय जो संवेदनहीनता व्याख्यित है, जो समाज में व्याप्त है, उसको दर्शाया गया है। ऐसे व्यक्तियों को जो देखते हुए भी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है, उन्हें भी गूंगे के समान बताया गया है।
इसीलिए कहानी का शिक्षक तो गूंगे है लेकिन पूर्णतः सार्थक है। अब कहानी में कौन है दूसरा गूंगा? तो दूसरा गूंगा है चमेली का पति। उसे पता है कि अत्याचार हो रहा है इसके साथ में, लेकिन वो बोलता ही नहीं है ना? वो भी ऐसा ही है। इसीलिए तो समाज में किसी के साथ में अगर गलत हो रहा है, हमारे अंदर भावना है कि हम उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन हम खुद इस डर से कहीं हमारे ही ऊपर ना हो जाए, हम खुद ना फंस जाए किसी आफत में, तो करते ही नहीं हम ये चीज़ से। ठीक है? अब इसका एक दूसरा आंसर भी होगा। दूसरा आंसर क्या है कि लेखक के अनुसार आज का समाज जो है ना, वो अन्याय के प्रति गूंगा और उपेक्षित रहता है। अन्याय होता रहता है, वो देखता रहता है। बस यही चीज़ें यहाँ पे थी और वैसे आंसर लिखा हुआ है, आप चाहो तो पढ़ लो। ऊपर वाला ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ओके? मानसी ऑफिशियल, हेलो, हेलो सर, हेलो। आ गया समझ में? फटाफट से सारे बच्चे बोलेंगे इफ यस देन फटाफट से बताइए सारे बच्चे। यस सर जी। यस सर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों, सावित्री बाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए, एक क्रम के अनुसार समझाइए। तो सावित्री बाई के जीवन में क्रांतिकारी जो बदलाव हैं, जो परिवर्तन है, वो आते हैं उनकी शादी के पश्चात, मैरिज, इसके बाद में। तो कैसे आए थे देखो, सावित्री बाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन उनके विवाह के पश्चात आए थे। क्या थे? विवाह के पश्चात उनके पति ने सबसे पहले उन्हें पढ़ाना आरंभ कर दिया। उनकी पढ़ने की इच्छा थी, तो ज्योतिबा फुले ने उन्हें क्या नाम है, पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है? इसके लिए उनके पति ज्योतिबा फुले ने उन्हें 2 लैंग्वेजेस, एक तो रीजनल मराठी लैंग्वेज समझाई अच्छे तरीके से, दूसरी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी। खुद को भी पता थी और अपनी पत्नी को भी सिखाई। अब धीरे-धीरे करके जो क्या नाम है, ज्योतिबा फुले जितनी पुस्तकें लाते थे, सावित्री बाई जी ने उन सभी को पढ़ना आरंभ कर दिया। अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने एक अभियान चलाया और उन्होंने एक पाठशाला खोल डाली। किसके लिए? कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए। ठीक है? विद्यालय खोला तो उनके जो सास-ससुर थे सावित्री बाई जी के, उन्होंने घर से निकाल दिया, तो ये दूसरी जगह रहने लगे। और अब जो है क्या नाम है, इन्होंने किसानों से, आम लोगों से जाके मिलकर कहा कि आप अपनी लड़कियों को यहाँ भेजो। ठीक है? पढ़ाने की बात करी उन्होंने। साथ ही उन्होंने स्त्री शिक्षा, सभी को समान अधिकार दिलाने के लिए, सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार के लिए आंदोलन किए और छोटे-मोटे स्तर पर उन्हें सफलता भी मिलती रही थी। ठीक है? तो इस प्रकार से सावित्री बाई जी के जीवन में उनके विवाह के पश्चात जो क्रांतिकारी परिवर्तन आए थे, वो ये थे। ओके? आ गया समझ में बच्चों? फटाफट से सारे बच्चे बोलेंगे यस सर जी। देखिए कितना टाइम हो गया, अभी हमें 45 मिनट्स हो चुके हैं। ओके, यस सर जी, आ गया है समझ में। चलिए बहुत अच्छे, फटाफट से बोलते चलेंगे यस सर, यस सर, यस सर, आ गया समझ, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा। सूबे सिंह के संपर्क में आने पर किसनी के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया था और क्यों आया था? ठीक है? तो क्या, क्यों, कैसे आया, सारी चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से देखो। सूबे सिंह के संपर्क में आने के पश्चात किसनी के व्यवहार में क्या परिवर्तन आए, निम्नलिखित। सबसे पहला देखिए, सूबे सिंह खानाबदोश कहानी में भट्टा मालिक मुख्तार सिंह इसका अध्यक्ष बेटा है। ठीक है? भट्टे का अध्यक्ष है। उसने किसनी को दफ्तर की सेवा टहल का काम दिया हुआ था। सेवा टहल यानी कि झाड़ू पोछे का या फिर कोई फाइल वगैरह कुछ इस प्रकार से वो दे रखा था। ठीक है? शुरू-शुरू में किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया था कि किसने, जो क्या नाम है, किसनी है, उसको सेवा टहल का काम दे रखा है। ठीक है? धीरे-धीरे करके वह भट्टे भट्टे पर गारो मिट्टी का काम छोड़कर रोज ही दफ्तर में रहने लगी। पहले भट्टे पे रहती थी और गारो मिट्टी का काम करती थी, ईंटें थापती थी, लेकिन अब धीरे-धीरे करके वो दफ्तर जाने लगी और वहीं पे रहने भी लगी। इससे किसनी के पास में बहुत सारी सुख-सुविधाएँ आ गईं। ठीक है? जिसकी कल्पना तो अन्य मज़दूर कर भी नहीं सकते थे। वो किसनी, जो क्या नाम है, क्या बोलते हैं, ईंटें थापती थी, अब उसके पास में तरह-तरह की यंत्र आ गए, तरह-तरह की वस्तुएँ आ गईं, जिसकी आम मज़दूर कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ठीक है? तो ये आया। अब वो हैंडपंप के पानी के नीचे साबुन से नहाती थी। ठीक है? ट्रांजिस्टर में फ़िल्मी गाने सुनती थी, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनती थी और अपने पति महेश की उपेक्षा, यानी कि अब उसकी कदर नहीं करती थी और ज़्यादातर समय वो हमेशा दफ्तर में ही रहने लगी। वह सूबे सिंह के साथ अब शहर भी जाने लगी थी और कई-कई दिनों तक शहर से लौटती तक नहीं थी और जब लौटती थी तो हारी, थकी, निढाल और हुई। ठीक है? इससे अन्य मज़दूरों में कानाफूसी का कारण बन गया। कुछ सुविधाओं के लिए किसनी शोषण
और गलत के रास्ते पर चल पड़ी थी, जहां से उसके लिए लौटना बहुत ही मुश्किल था। तो ये परिवर्तन आए, क्या कारण थे, लोगों ने क्या सोचा उसके बारे में, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे थी। ठीक है, अब आ गया अच्छे तरीके समझ में? अगर आ गया तो फटाफट से बोलेंगे यस सर जी, आ गया समझ। ओके, यस सर जी आ गया है समझ। चलिए बहुत बढ़िया, यस सर जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, उसकी माँ पाठ यानी कि कहानी में, तो दोनों जो मानसिकता है इसमें आपकी तरफ से कौन सी सही है वो बताओ। तो मुझे पता है, आप किसके बारे में बताओगे, लाल के बारे में बताओगे, क्रांतिकारियों के बारे में, बस उसी को आपको यहाँ पे बता देना है। कैसे लिखना है वो देखो, मेरी नज़र में लाल सही है। क्यों? इसके पीछे कई कारण हैं। कहानी में लाल जो है वो देश के युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, और कोई आम युवा वर्ग नहीं, ऐसा युवा वर्ग जो देश से प्रेम करता है, वो जो अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी का पालन करता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या लाल अपनी माँ के प्रति जिम्मेदार नहीं था? यानी कि क्या उसकी देश के लिए ही जिम्मेदारी थी? क्या वो उस अंग्रेजों को भगाने के लिए या फिर क्रांतिकारी बनने के लिए जिम्मेदार था, या फिर उसकी माँ की प्रति जिम्मेदारी नहीं थी? क्या थी? बिल्कुल थी। अगर इसे गहराई में समझें तो समझ में ये आएगा कि देश के लिए आज़ादी यूं ही नहीं मिलती। ठीक है, देश के लिए आज़ादी यूं ही नहीं मिलती, ये सभी कहानी के चाचा जैसे होते हैं। यदि सभी कहानी के चाचा जैसे ही होते तो आज भी देश गुलाम ही रहता, क्योंकि चापलूस थे, है ना, चाचा जैसे लोग। ऐसे हजारों लालों की कुर्बानी से हमारा देश आज़ाद हुआ है। ठीक है, राजगुरु सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र, सरदार पटेल, न जाने ऐसे कितने कितने क्रांतिकारियों ने अपनी माँ बहन अपने पूरे परिवार को छोड़ना पड़ा है। ठीक है, यहां तक कि उनका बलिदान तक देना पड़ा था। ठीक है, तो इसीलिए मेरे नज़र में भाई लाल जो है वो ठीक है, और मेरे ये विचार थे लाल के प्रति, उसकी मानसिकता श्रेष्ठ है, और भी ये बातें यहाँ पे दी गई हैं। बस यही आपका आंसर था। ओके बच्चों, तो आ गया समझ में कि दो मानसिकताएं कौन सी हैं और मेरे हिसाब से कौन सी सही थी? अगर आ गया समझ में तो सारे बच्चे बोलेंगे यस सर जी। ओके, यस सर जी आ गया है समझ, वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, यस सर जी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कहता है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस अभागे आलसी देश में जो कुछ भी हो जाए वह बहुत कुछ है, क्यों कहा गया? अर्थात ध्यान से पढ़ना, काफी डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये आपका पाठ है। ठीक है, अब आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये बताना है कि इस अभागे आलसी देश में चाहे जो कुछ भी हो जाए वही बहुत कुछ है, ऐसा क्यों कहा गया है? तो आ जाइए समझते हैं। देखिए, भारतेंदु जी ने ये जो कथन कहा है कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है, ध्यान से पढ़ो। इस कथन को कहकर लेखक भारतेंदु जी के द्वारा कहने के पीछे कारण ये था कि इस देश के अधिकांश लोग काम से जी चुराते हैं। आलसी, इस अभागे आलसी देश यानी कि इस देश में लोग जो है वो काम से जी चुराते हैं, काम चोरी करते हैं और हमेशा आलस में डूबे रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर बेरोजगारियों की भीड़ भरी पड़ी है। ठीक है, सभी के अंदर काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूं, अभी मेरे पास जो आपकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैं सोचता कि कल आएगी, कल मतलब ऑप्शन आ जाएगा वीडियो का, तो मैं जो है डाल दूंगा वीडियो। ठीक है, तो इससे क्या होता कि मैं भी इसी कैटेगरी में आ जाता। ठीक है, बस इसको काउंटर करते हुए मैंने क्या किया, सीधा लाइव ले दिया, है ना। तो ऐसे ही बेरोजगारों की ना जाने कितनी भीड़ पड़ी हुई है जो काम को कल पर टाल देते, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं अपने काम को। ठीक है, इसीलिए लेकर कहते हैं कि इस देश की तरक्की तभी हो सकती है जब यहाँ के लोगों का निकम्मापन यानी कि जो कामचोरी है इसको दूर किया जाए। जो लोग हाथ आए अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं, या फिर अपना समय व्यर्थ करते हैं गपशप में या फिर अन्य चीजों में और आलस्य करते हैं, वे भाग्यवाद में आस्था रखते हैं कि जो हमारे भाग्य में है वही होगा, हम चाहे कुछ भी कर लें। जबकि जबकि आपके कर्म से ही आपका भाग्य निर्धारित होता है। ठीक है, ये बात लिखी हुई है, तो ये चीजें थी, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया था कि कितना बढ़िया क्वेश्चन था आपका ये। नेक्स्ट लाइव 7:30 नहीं, अगली लाइव होगी आपकी 6 बजे। अगली लाइव आपकी 6 बजे होगी। जी सर, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। अनिल जी होम साइंस भी पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं।
लाइक शेयर कर देना। अच्छा देखो क्वेश्चन 22 एक बार देख तो लें कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके बाद हम इसको एंड करेंगे ना। कितने क्वेश्चन हैं अभी? ओ 35 है। एक काम करते हैं फटाफट से अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 22। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए थे? ठीक है, तो हामिद ने क्या तर्क दिए थे? मैं ना अपने इस फेस कैम को छोटा कर देता हूँ और आप ना मेरी बातों को सुनते चलना और इसको पढ़ते चलना, ठीक है। 50 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। हामिद ने अपने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए? तो हामिद क्या कहता है? हामिद कहता है कि चिमटा बड़े काम की चीज़ है। चिमटे से रोटियां उतार लो, चूल्हे में सेंक लो रोटियों को, ठीक है, दूसरे को आग भी पकड़ा दो। खिलौने थोड़ी हैं जो थोड़ी देर में टूट जाएंगे। चिमटे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। चिमटे को देखकर अम्मा भी खुश हो जाएगी, वो मुझे दुआएं देगी। और तुम्हारे इसको देख के ना वो बोलेगी, आपके तुम्हारे घर के जो मम्मी पापा को नहीं बोलेंगे खिलौने अभी तो टूट जाएंगे, डांटेंगे तुम्हें, है ना। चिमटा एक खिलौना भी है उसके लिए। अगर इसे कंधे पे रख लूं तो बंदूक है, ठीक है, हाथ में रख लूं तो फकीरों का चिमटा है और ये मजीरे का काम भी लेता है, ठीक है। चिमटे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसीलिए एक और क्वेश्चन आपका बनेगा कि चैप्टर में रुस्तमे हिंद, ठीक है ना, रुस्तमे हिंद शब्द किसके लिए उपयोग किया गया है? तो हामिद के चिमटे के लिए। याद रखना इस बात को, ठीक है। अगला क्वेश्चन। उसने पहला ही गिलास मुंह में रखा तब ना मालूम कहां से उसकी आंखों में टप टप आंसू चूने लगे। ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, सिद्धेश्वरी जो कि एक भारतीय गृहिणी है, वो घर की सभी समस्याओं को अपने ऊपर लेती है, ठीक है। और अपने परिवार के अन्य सदस्यों में कभी भी इस बात को जाहिर नहीं होने देती है। वो घर की आर्थिक दशा खराब है इससे पूरी तरीके से परिचित है, ठीक है, क्योंकि वही तो संभाल रही होती पूरे परिवार को कि झूठ बोल के किन अन्य अन्य तरीकों से, है ना, पेट भरने की कोशिश करती है। और जब आखिरी में उसकी बारी आती है खाने की, तो जैसे ही पहला कौर मुंह में रखती है, उसका जो इमोशंस हैं वो एकदम रोने जैसे उसके बाहर निकल आते हैं, आंसू के रूप में। उसकी जो भावनाएं हैं वो रोने के रूप में बाहर निकल आती हैं, ठीक है। बस यही चीज़ यहाँ पे बताई गई, क्योंकि वो अपनी पीड़ा को किसी को बता तो सकती नहीं थी, ठीक है। ये चीज़ें थी, ओके। आ गया समझ में? अगर समझ में आ गया तो सारे बच्चे बोलेंगे यस सर जी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। लेखक ने सूरज छाप जो टॉर्च है, इसकी पीठी को नदी में क्यों फेंक दिया? क्या आप भी वही करते? ठीक है, तो लेखक ने सूरज छाप जो टॉर्च है इसकी पेटी को नदी में इसलिए फेंक दिया क्योंकि जब लेखक 5 साल बाद अपने दोस्त से मिलता है तो एक तो संत बन गया था और उसका धंधा जोरों शोरों पर था। उसने लेखक को अपने धंधे के बारे में बताया, ठीक है, और उसे अपने साथ जुड़ने का न्योता दिया। उसके दूसरे दोस्त ने जो संत बना हुआ था उसने कहा एक एक काम करो तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। लेखक को दोस्त के प्रस्ताव में फायदा दिखा, सम्मान नजर आया, इसलिए उसने कहा कि जा रहा हूँ, ये सूरज छाप कंपनी ये जो पेटी है इसको फेंकने जा रहा हूँ, फिर आके काम शुरू करते हैं, ठीक है। जहाँ तक बात रहेगी अगर मैं लेखक की जगह होता तो मेरी परिस्थिति या स्थिति अगर उसी की जैसी होती तो मैं भी फायदे और सम्मान के लिए फिर यही करता, लेकिन समाज के लिए अच्छा नहीं होता, वो बात अलग है, लेकिन फायदे सम्मान के लिए तो मैं यही करता, ऐसा बोला गया, ठीक है। आ गया समझ में? समझ में आ गया तो फटाफट से सारे बच्चे बोल देंगे यस सर जी। अब मैं एक दो क्वेश्चन करके आपसे पूछा करूंगा, ठीक है। यस सर जी। मनुष्य की करुणा ये तो समझा चुका हूँ, ज्योतिबा फुले पाठ के आधार पे। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, आज से स्पष्ट करना है आपको, क्योंकि आज से स्पष्ट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। तो ज्योतिबा फुले पाठ के आधार पर समझाना है। क्या समझाना है? सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव यानी कि ब्राह्मण शर्मा गए। सच का सवेरा से क्या मतलब हो गया? शिक्षा। शिक्षा नारियों को मिली, कन्याओं को मिली, लोगों को मिली, तो वेदों का महत्व खत्म हो गया। विद्या अब शूद्रों के घर भी पहुंच गई, जहां तक ब्राह्मणों के द्वारा नहीं पहुंचाई जाती थी। भूदेव यानी कि ब्राह्मण जो थे इनकी महत्वता कम हो गई। बस इसी को बता देना है। तो क्या बताना है कि ज्योतिबा फुले कहते हैं कि जब से शूद्र जाति वाले लोगों ने शिक्षा के महत्व को समझा है, शिक्षा को ग्रहण करना आरंभ किया है, तब से ब्राह्मण समाज का अंत हो गया, क्योंकि अब शूद्र जाति भी शिक्षा ग्रहण कर चुकी थी। वेदों के नाम पर ब्राह्मणों ने समाज को जो दबा कर रखा था, आज वो खत्म हो चुका है। अब स्थिति बदल गई है। अब वेदों का महत्व समाप्त हो रहा है, ठीक है। अब शूद्रों के पास भी ज्ञान की शक्ति आ गई है और अब वे जागरूक हो गए हैं, जिससे ब्राह्मण समाज अब लज्जित हो उठा है
और जागरूक होंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने किस प्रकार से हमारा शोषण कर रखा था। ठीक है, अब वो लड़ते हैं उन चीज़ों के लिए, तर्क वितर्क करते हैं, ये चीज़ें थी। ओके, अगला, इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। यानी कि दलितों की तो बात हमने कर दी, अब ये जो शोषण व्यवस्था है ब्राह्मणों की समाज में, इसके खिलाफ हम अब नारियों को भी आंदोलन करना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे उन्होंने? उन्होंने बोला कि सदियों से ब्राह्मणीय समाज ने शूद्रों को और स्त्रियों का शोषण किया है। उन्होंने स्त्रियों को कभी भी सिर उठाकर जीने नहीं दिया। ब्राह्मणों ने स्त्रियों को पत्नी धर्म के नाम पर उन्हें गुलाम बनाकर रखा। इसीलिए शूद्रों के साथ स्त्रियों को भी अपने अधिकारों के लिए ब्राह्मण समाज का विरोध करना चाहिए, तभी सब अपने अधिकारों को पा सकेंगे। जैसे दलितों ने किया, वैसे स्त्रियों को भी अब विरोध करना पड़ेगा, शिक्षा पाकर, अधिकार पाकर, तब होगी ये बात। ओके, ये चीजें थी। आगे समझ में क्वेश्चन 26, इफ यस तो बोलिए फटाफट से सारे बच्चे, यस जी समझ में आ गया है? ओके, यस सर जी। चलिए ये वाले क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें आपको अपने विचार भी लिखने हैं कि उसकी माँ पाठ में लाल और उसके साथियों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो उसकी माँ पाठ में लाल और उसके साथियों से मुझे जो प्रेरणा मिलती है, जो मैंने चैप्टर में पढ़ा है, उसको आपको मैं बताता हूँ। तो क्या लिखा हुआ है? लाल और उसके साथियों से हमें ये प्रेरणा मिलती है। कौन सी प्रेरणा? ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन की परिस्थितियों में, चाहे मतलब जीवन की परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो, हमें अपने ऊपर निरंकुश शासन का हमेशा विरोध करना ही चाहिए। जो राष्ट्र अपने नागरिकों का अहित करने लगे, हमें उसका विरोध निडरता, बिना डर भय इसके करना चाहिए। ठीक है, साथ ही हमें अपने देश के लिए प्राणों का अगर बलिदान करना पड़े, तो उसके लिए भी हमें पीछे नहीं हटना पड़े। हमें अपने परिवार को छोड़ना पड़े, यानी कि परिवार से विछोह हो जाए, तो उसको भी अपनाना चाहिए। ठीक है, अंत में भी हमें ये सिखा जाते हैं कि अत्याचार का विरोध हर हालत में करना ही करना चाहिए और गुलामी के इस जीवन से मुक्ति पानी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ओके, आ गया समझ में अच्छे तरीके से? ओके, एक बच्चा क्या कह रहा है? तो जी ये क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल का करवा रहे हो क्या? अंकित सिंह, देखिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन जो है आपकी सपोर्टिंग से भी लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट थे 8 से 10 वो भी लिए हैं, और जो पिछले ईयर्स में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, हमने वो भी लिए, क्योंकि मैं 1% का भी चांस ये नहीं देना चाहता कि एक भी क्वेश्चन बाहर से आ जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, देश का रुपया और बुद्धि बढ़ सके इसके लिए क्या करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन आपको मैंने बता चुका है बच्चों, आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अभी पेपर जो डाला था ना थोड़ी देर पहले, जिसको अभी तक 8 से 10 हज़ार बच्चे देख चुके हैं, तो उसी में आपको बताया था कि देश का रुपया बुद्धि बढ़े इसके लिए क्या करना होगा। हमें राजे महाराजाओं इनकी तब देखना बंद करना होगा, हमें इन पर आश्रित रहना बंद करना होगा, हमें अपने आप काम को करना होगा, हमें अन्य तरीके खोजने होंगे अपने काम के लिए, अपने आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए। राजाओं पे निर्भरता जो है वो हमें खत्म करनी पड़ेगी। बस यही था। इसी प्रकार से हम अपना सम्मान वगैरह पा सकते हैं, आर्थिक स्थिति बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ थी आपकी। ठीक है? अब देखो, खानाबदोश पाठ के आधार पे आशय स्पष्ट कीजिए। तो अब ये आपका जो चैप्टर है, इसमें भी आशय आएँगे। 3 प्रकार के आशय। सबसे पहला, अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। दूसरी, इतने ढेर से नोट लगेंगे घर बनाने में, ठीक है? गाँठ में पैसा नहीं, चले हाथी खरीदने। उसके उससे एक घर चाहिए था पक्की ईंटों का, जहां वे अपनी गृहस्थी और परिवार की सपने देखते थे। तो पहला देखते हैं, अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। कैसे? देखिए, मनुष्य जहां पैदा होता है वही उसका देश है। वहीं पर उसे पकवान की जगह अगर साधारण खाना मिले, दाल चावल रोटी मिलता है, तो वो भी अच्छा लगता है। अर्थात मनुष्य बचपन में जहाँ पर रहता आया हुआ है, वहाँ से समान सम्मान, स्वतंत्रता, लोग, जान पहचान सब होती है उसकी। ठीक है? लेकिन जब दूसरे स्थान पे जाता है, तो लोगों की बनाई हुई शर्तों पर से जीना पड़ता है। ठीक है? जिससे उसका मान सम्मान जाता है, स्वतंत्रता चली जाती है। और प्रदेश में ना, आप चाहे कितना भी अच्छा खाना खा लो, गाँव की रोटी, मक्के की रोटी, चने का साग, है ना? वो सुना है ना आपने? मक्के की रोटी और चने का जो साग है ना, वो इसकी शहरों के बड़े-बड़े होटलों के खाने से कई लाख गुना अच्छा होता है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ओके? अगला,
इतने ढेर से नोट लगेंगे, इतने सारे नोट लगेंगे घर बनाने में, गांठ में पैसा नहीं, चले हाथी खरीदने। ठीक है, ये बात कही थी। तो क्या था ये? तो सुखिया जो है ना वो मानू से कहता है कि देख, घर बनाना ना कोई आसान काम नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। ठीक है, और हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं, हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हाथ में पैसा नहीं है और चले हैं हाथी खरीदने। ये बात थी यहाँ पे, बस ऐसे बताना था आपको। अगला देखिए, अगला क्या है कि उसे घर चाहिए था पक्की ईंटों का, जहां वो अपनी गृहस्थी और परिवार बसा सके, सपने देखती थी। तो क्या लिखेंगे? मानो तथा सुखिया जो कि बहुत ही गरीब थे, उन्हें मजदूरी करके वो अपना जीवन बिताते थे। दोनों ही ठेकेदार के द्वारा दी गई झुग्गियों में रहते थे। ठीक है, धीरे धीरे करके मानो के मन में एक आशा जगी कि सपना जन्म लिया कि वो भी अपना एक पक्का घर बनाएगी, जहाँ पे वो उसकी आने वाली संतान जो है वो रहेंगी और अपना हंसी खुशी से परिवार को चलाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें थी यहाँ पे। ओके, अब अगर समझ में आ गया है तो फटाफट से सारे बच्चे बोल देंगे यस सर जी। यस सर जी आ गए हैं। यस सर, समझ में आ गया है। चलिए, थैंक यू सो मच सर जी इतना अच्छे से समझाने के लिए। देखिए, ये तो मेरा कर्तव्य है ताकि अच्छे से आपको समझा सकूं। देखिए, अभी पता क्या था, ये जो क्वेश्चन थे ना, इनकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है मेरे पास में। तो जब मैं दूसरी बार आपको समझा रहा हूँ, तो जो पहले समझाया था उसमें कुछ 1-2% की कमी रह गई होगी, तो उसको यहाँ पे पूरा करके समझा रहा हूँ। ठीक है, एनसीआर नोबिता वाईटी सर जी, एमसीक्यू बता दो। एमसीक्यू का सेशन आपका रखेंगे, हम रखेंगे 6 बजे, 7 बजे, 7 बजे के आसपास, 7 या 7:30 बजे के आसपास। ठीक है, 7 या 7:30 बजे के आसपास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ईदगाह वाले चैप्टर से। उन्हें क्या खबर कि अगर आज चौधरी आंखें बदल लेगा तो सारी ईद मुहर्रम में बदल जाएगी। ईद कथन का आशय ईदगाह पाठ के आधार पर समझाइए। ध्यान से पढ़िए क्या है। बच्चों को क्या पता कि अगर आज चौधरी आंखें बदल ले, यानी कि चौधरी के पास में उसके जो पिता है वो पैसे लेने जा रहे हैं, वो मना कर दे, तो ईद की जो खुशी है ना वो मुहर्रम के मातम में बदल जाएगी। बस इसी को आपको लिख देना है। कैसे? ईदगाह कहानी में ईद के आने का एक तरफ क्या है, उल्लास है, चहल पहल दिखाई दे रही है, बच्चे तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, सबसे अधिक खुशी खुशी जो है वो बच्चों में झलक रही है। ठीक है, लेकिन बच्चों को इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? कि अगर खर्चा करने के लिए पैसे जो है वो उसके जो पिता जो लेने जा रहे हैं, क्या नाम है, चौधरी के पास में पैसे लेने जा रहे हैं, अगर उसने आंखें बदल ली, यानी कि उसने आज पैसे नहीं दिए, तो क्या होगा? तो ईद की जो खुशी है बच्चों की और उनके माता पिता की, वो मुहर्रम के मातम में बदल जाएगी। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे बताई गई थी। ओके, अगर पैसे देने से मना कर दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो आपने आम जिंदगी में भी देखा है ना। आ गया समझ अच्छे तरीके से? इफ यस देन बताइए फटाफट से। काव्यखंड अभी होगा आपका 6 बजे। ठीक है, काव्यखंड की वीडियो 6 बजे आएगी, आपकी लाइव सेशन 6 बजे आएगा, सारे बच्चे ज्वाइन करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर है 31। ये तो वैसे बताने की जरूरत है नहीं कि भव्य पुरुष ने कहा जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, बता चुका हूं आपको। और ये भी वैसे हो ही चुका है आपका कि भीतर की अंधेरे की, एक सेकेंड, भीतर के टॉर्च बेचने वाला, भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने वाला और सूरज छाप टॉर्च बेचने वाले के धंधे में क्या फर्क है? तो एक जो है वो अंदर के अंधेरे को डरा के पैसा लूटता है, तो एक जो है बाहर के अंधेरे को डरा के पैसा लूटता है। बस वही बातें हैं आपकी। ठीक है, ये तो आप बहुत ही आसान है कि खाना बदोश पाठ में जब जसदेव की पिटाई हुई थी, तो मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता था? समूचा दिन बीता था बहुत ही डर, भय, दहशत में, क्योंकि पता नहीं कब भट्टा मालिक जो है वो आए फिर किस मजदूर को पीट दे, है ना। तो एकदम सन्नाटा, शांति छाई हुई थी, सभी के अंदर डर बैठा हुआ था। बस ये चीजें थी, सारे के सारे लोग अपने झोपड़ी में जाके छुप चुके थे। ये चीज थी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34। खाना बदोश पाठ में मानो जो है वो अभी तक भट्टे की जिंदगी से तालमेल क्यों नहीं बैठा पाई थी? ठीक है, तो क्यों नहीं बैठा पाए तालमेल, आ जाइए देखते हैं। मानो जो है वो एक किसान के परिवार से थी। ठीक है, और भट्टे पर काम करने से पहले वो अपने ही गांव में मालिक हुआ करते थे, अपने स्वयं के। ठीक है, अपने मालिक थे, अपने लिए कमाते थे, खाते थे।
किसी के पास में मजदूरी नहीं करते थे। फिर भी कुछ कारण हुए जिसकी वजह से मानो और सुखिया को अपना गांव छोड़ना पड़ा, भट्टे पे आ गए वो लोग। ठीक है, अब उसे भट्टे का माहौल पसंद ही नहीं था, क्योंकि वो जिस माहौल से आई थी, भट्टे का माहौल तो भाई उससे 10 गुना खराब था, है ना। इसीलिए भट्टे पर शाम ढलते ही वातावरण बहुत ही भयानक डर वाला होता था। ऐसा लगता था कि मानो कोई खाने को दौड़ रहा है। ठीक है, इस माहौल में वो घबराने लगती। यही कारण था कि यहाँ के जीवन से मानो अपना संबंध स्थापित नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका। आ गया बच्चों बढ़िया तरीके से समझ में। क्वेश्चन नंबर 34। चलिए, एक आखिरी क्वेश्चन है आपका, उसके बाद में ये लाइव सेशन एंड हो जाएगा आपका। फिर हम बात करेंगे आपके अगले सेशन में काव्यखंड की। ओके ओके, तो फटाफट से। ओके, यस जी। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, उसके बाद में ये सेशन हमारा एंड हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कि आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के जो झूठ हैं वो 100 सत्यों पर भारी कैसे हैं? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। यानी कि सिद्धेश्वरी चैप्टर में जब भोजन किया जा रहा होता है तो उस समय कुछ कुछ झूठ बोलती है। तो आपके हिसाब से इसके जो झूठ हैं वो 100 सत्यों पर भी भारी हैं, कैसे? ये बताना है आपको, समझाना है। ठीक है, बहुत आसान है आंसर। कैसे? सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों पर भारी हैं। कैसे भारी हैं? तो बस ये समझाना है। ओके, देखो इस प्रकार से लिखेंगे कि सिद्धेश्वरी का परिवार भयंकर ही गरीबी से ग्रस्त है। ठीक है, अभाव यानी कि गरीबी के कारण परिवार के सदस्यों में स्नेह का बंधन धीरे धीरे करके कमजोर होता चला जा रहा है। प्रेम जो है वो इस आर्थिक गरीबी के कारण कमजोर होता चला जा रहा है। परिवार को बचाए रखने के लिए वह एक सदस्य के सामने दूसरे सदस्य के बारे में झूठ बोलती है। ठीक है, जैसे प्रेमचंद कह रहा हूँ, जो उसका बेटा था, एक दो बेटे जो था ना, एक बड़ा था और एक उसका छोटा बेटा, उसके बारे में झूठ बोलते हैं कि वो पढ़ने गया है ना, जबकि वो खेलने जाता है और कहता है कि आप तुम्हारी जो है ना, वो प्रशंसा भी करता है। तो ऐसा झूठ बोला। ठीक है, किस लिए बोलती है? ताकि परिवार बिखरे नहीं, परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति स्नेह बना रहे, सम्मान बना रहे और एकता बनी रहे। ठीक है, उसके झूठ से परिवार जो है वो टूटने से बचता है। और झूठ कोई लाखों करोड़ों अरबों का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रिश्तों को जोड़ने के लिए है। ठीक है, ताकि लोग आपस में सभी जुड़े रहें, मान सम्मान बना रहे। इसीलिए वह झूठ जो कल्याण के काम आए, अगर आपका झूठ कल्याण के काम आता है तो वो 100 सत्यों से भी भारी होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हाँ, सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों पर भी भारी पड़ते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन होता है हमारा कंप्लीट। तो ये राइटिंग सेक्शन में किस किस में चॉइस मिलेगी? देखिए, राइटिंग सेक्शन में एक हो गया आपका लेटर। ठीक है, लेटर दो तरीके का होगा, एक तो नॉर्मल रहता है, ठीक है, और एक होता है आपका जॉब लेटर। तो जॉब लेटर या फिर किसी संपादक को लिखना होगा, सचिव को लिखना होगा, न्यूज़पेपर वाले को लिखना होगा। तो इस प्रकार से ये दो होते हैं। तो सबसे आसान होता है जॉब लेटर, क्योंकि उसका फॉर्मेट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप उसको कर लो। दूसरा आपको मिलेगा प्रतिवेदन, कार्यसूची, कार्यव्रत, प्रेस विज्ञापित और यही 4 हैं। ठीक है, तो इन चारों में से आपको कोई 2 क्वेश्चन दे देगा, जैसे प्रतिवेदन या कार्यसूची दे देगा, प्रतिवेदन या कार्यव्रत दे देगा। प्रतिवेदन तो आएगा ही आएगा आपका। ठीक है, तो इनमें से 2 में से आपको कोई एक करना होगा। और प्रतिवेदन लिखना बहुत आसान है, जो कि मैं आपको करवा चुका हूँ पेपर में। नहीं देखा है वीडियो तो जाओ देख लो। ठीक है, ये चीज़ें थी। ओके, तो आई होप अब आपको समझ में आ गई होंगी ये सारी चीज़ें। मुस्कान सर जी, नेक्स्ट क्लास 7 PM पर। ओके गुरुजी। सर जी, व्याकरण करवा देना। सर यही आएगा पेपर में, पहली बार वीडियो देखी है। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है ना वो आपका रिवीजन हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि हमें पेपर मिल गया है या फिर पेपर के क्वेश्चन मिल गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कि पिछले 10-15 सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, और जो हमें लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए भी जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है उसकी तैयारी को देखते हुए, जिसने पढ़ा हुआ है उसकी रिवीजन को देखते हुए ये क्वेश्चन हमने लिए हैं। ठीक है, अभी जो आपकी अगली लाइव सेशन होगी वो रहेगी काव्यखंड की। काव्यखंड जिसमें आपकी कविताएं होती हैं। ठीक है, तो ये सर्कल नहीं हुआ। काव्यखंड यानी कि जिसमें कविताएं होती हैं। अब कविताएं आप देख सकते हैं, ये आपकी 4 कविताएं, 4 नहीं 8 कविताएं हैं। ठीक है,
तो इन कविताओं के क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम अगली वीडियो में। और ऐसा नहीं है कि इसमें हम कविताओं के क्वेश्चन अलग-अलग देखेंगे। पहले जैसे आपकी कविता है कवि जी वाली, इनके 2 पद हैं, इनके क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है? फिर दूसरी सूरदास जी की वाली है, तो इनके हम क्वेश्चन को देख लेंगे। फिर तीसरी देव जी की है, इनकी तीनों कविताएँ जो है इनके क्वेश्चन देखेंगे। तो ऐसे करके ना आप अच्छे से सारे के सारी चीज़ों को समझ जाओगे।